हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इन 100 क्वेश्चनों में मैंने आपको 500 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। जिन बच्चों ने ये 100 क्वेश्चन इनसे संबंधित फैक्ट अच्छी तरह तैयार किए हुए हैं, तो उनके 100 क्वेश्चन नहीं 500 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। तो ठीक है, आज फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नए क्वेश्चन, तो फिर पहले वे क्वेश्चन जो आप लोगों को करने थे और इनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो कल का पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना था, वो ये था, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। देखो बच्चों, पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए। देखो H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 को कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। तो सड़े अंडे की गंध वाली गैस है H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जिस बच्चे ने आंसर देने का प्रयास किया है, मैंने कमेंट चेक किए हैं, सभी बच्चों का आंसर सही है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आंसर देते रहो और आपको एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो सही आंसर क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की गंध आती है। एक गंधहीन गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तत्व को पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। जो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। लाल तत्व को, ये हमने लिया लाल तत्व को, इसपे की भाप प्रवाहित, तो क्या बनता है? CO प्लस H2 कार्बन मोनो ऑक्साइड, और दूसरा क्या उत्पाद होना? दूसरा उत्पाद है हाइड्रोजन। दूसरा उत्पाद है हाइड्रोजन। लाल तत्व पर भाप प्रवाहित की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही है, हाइड्रोजन। तो क्या बनता है उत्पाद? हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन में है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। देखो, दूध जो खट्टा होता है वो एक जीवाणु करता है। दूध जो खट्टा होता है वो एक जीवाणु करता है,
जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या इंग्लिश में कह लो बैक्टीरिया। जीवाणु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया। तो दूध को खट्टा जो किया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा। अगर दूध खट्टा होता है तो खट्टे दूध में जो अम्ल पाया जाता है, बच्चों आपको ये अम्ल भी याद रखना है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और कौन सा बैक्टीरिया खट्टा करता है? लैक्टोबैसिलस। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 109। नोट करना बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 109 में है, क्वेश्चन नंबर 109, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। चलो कार्यपालिका देखते हैं पहले कि कार्यपालिका होती क्या है, इसके अंग क्या होते हैं। कार्यपालिका को दूसरी भाषा में सरकार भी कह सकते हो आप लोग। जो सरकार बनती है वो किससे मिलकर बनती है? तो उसमें एक तो होता है राष्ट्रपति, दूसरा जो व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, और जो तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और इसके साथ क्या होता है? इसका मंत्रिपरिषद। देखो जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका में, इसको संवैधानिक प्रधान कहा गया। कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि संवैधानिक प्रधान कौन है संसदीय कार्यपालिका में? तो संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है हमारा प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या है इसका? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है और संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करना कार्यपालिका क्या होती है, इसके अंगों को वास्तविक और संवैधानिक दोनों याद करना। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 110। 10 क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? देखो सबसे पहले धन विधेयक किस आर्टिकल में है आपको याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्त, धन विधेयक क्या करता है, किस आर्टिकल में है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। जैसे हम बात करें कि धन विधेयक कितने समय तक रोक सकती है राज्यसभा, तो एक होता है लोकसभा, संसद में 2 सदन होते हैं, एक सदन लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। देखो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है और धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लौटा देना चाहिए। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को नहीं लौटाती तो धन विधेयक स्वतः ही पारित
समझा जाता है। तो कितना टाइम है? 14 दिन का। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लोकसभा के पास लौटा दिया जाना चाहिए धन विधेयक। इसमें क्वेश्चन बच्चों और याद रखना, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय किसका होता है? कोई विधेयक आया, वो धन विधेयक है या साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, तो उसमें धन विधेयक की पहचान करना किसका कार्य होता है? तो आपको क्या रखना है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था और सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन लेकर, जो आज के हमारे नए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 111। आज का नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? देखो बच्चों, मैंने आपको कल भी कहा था कि आपके मैप याद होना चाहिए। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन मैप से सॉल्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये मैप से सॉल्व होगा। जिस बच्चे के मैप याद है वो क्वेश्चन को कर पाएगा, जिस बच्चे के मैप याद नहीं है वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं, जैसे हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं भारत का। तो अहमदाबाद एक गुजरात का शहर है, यहां पड़ता है अहमदाबाद। उसके बाद भोपाल, पता ही होगा सभी को, मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद आगरा, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, पर्यटक। फिर कोलकाता, सभी को पता होगा किसकी राजधानी है? पश्चिम में बंगाल की राजधानी है। फिर पड़ता है आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। तो अब देखते हैं कि अहमदाबाद से सबसे दूर कौन सा शहर है? तो आइजोल है। सबसे दूर कौन सा शहर है? आइजोल है। देखो उसको मैप से ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको याद मैप करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर सही क्या है? आइजोल। कोई डाउट है? यदि डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्वेश्चन है हमारा। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदी है? तो देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि उद्गम। हमें नदियों के उद्गम अवश्य याद होने चाहिए। कृष्णा नदी का उद्गम की बात करते हैं, कहां पर है? महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट में स्थित है महाबलेश्वर, कृष्णा नदी का उद्गम है। कावेरी का ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी का। और अरावली पर्वत माला से उद्गम होता है साबरमती नदी का। और जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है त्र्यंबक एक पहाड़ी है जो कहां पर स्थित है? नासिक में। जो गोदावरी है इस नदी को
वर्धे गंगा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी की विशेषता है कि है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियों। गोदावरी, तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, वे सहायक नदियां हैं इंद्रावती, आपको याद रखना है, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, साबरी आदि क्या है, सहायक नदियां है किसकी? गोदावरी की। तो जो गोदावरी नदी है जिसका उद्गम होता है जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक से, और महाराष्ट्र राज्य को बहती हुई तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्य में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। याद रखना है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से उद्गम होता है गोदावरी नदी का? त्र्यंबक नामक पहाड़ी से, जो कहां पड़ती है? महाराष्ट्र के नासिक में। और यहां से निकलकर गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आगे चलते हैं। तो नासिक पर कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला सभी बच्चों को पता होगा कि कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है और भारत में 4 स्थानों पर लगता है और 4 में से एक स्थान नासिक और चारों स्थान नदी किनारे स्थित है। चलो एक बार आपको बता देता हूं कि भारत में कुंभ मेला कहां कहां लगता है और वे स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। देखो, एक तो उज्जैन में लगता है कुंभ मेला, आपको याद रखना है, कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। एक लगता है प्रयाग में, जो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। एक लगता है हरिद्वार में, जो गंगा के किनारे स्थित है। और एक लगता है नासिक में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। वे 4 स्थान इस प्रकार है: उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक। और 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। तो क्वेश्चन था हमारा, आपसे बच्चे नोट करना, बहुत सारे टॉपिक, इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन था इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या निवास करती है? देखो, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति की व्याख्या करता है। अनुसूचित जाति एसटी। तो वो सर्वाधिक आबादी, एक होता है आबादी और एक होता है प्रतिशत। तो आबादी की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी संख्या वाले राज्य है मध्य प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र।
आपको दोनों याद रखने हैं, पहला और दूसरा। और एक होता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एसटी आबादी वाले राज्य हैं। तो सबसे अधिक है मिजोरम और दूसरा नागालैंड। मिजोरम, दूसरा है नागालैंड। तो आगे चलते हैं हम, इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। दूसरी महाराष्ट्र में। प्रतिशत के अनुसार मिजोरम और दूसरा नागालैंड। यदि एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति। देखो अनुसूचित जाति यदि हम बात करें संविधान के किस आर्टिकल में है? 341। और इसमें भी हम देखें कि किस राज्य में आबादी की दृष्टि से अधिक है और किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से अधिक है। यदि आबादी की बात आती है तो आबादी में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और यदि प्रतिशत की बात आती है तो पंजाब सर्वाधिक प्रतिशत एससी आबादी वाला राज्य है। तो मैंने एससी और एसटी दोनों की व्याख्या कर दी। एक क्वेश्चन में से आपके 6-7 क्वेश्चन निकल चुके हैं। तो ये था हमारा 113 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 114। चलो क्वेश्चन है हमारा, मनीला है। देखो एक सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कुछ दिन पहले ही बदल दी गई और काली मंतन प्रांत कर दी गई। बोर्नियो द्वीप पर स्थापित की गई। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, पहले जकार्ता थी जावा द्वीप पर। तो जैसे ही जावा द्वीप के डूबने का खतरा बढ़ने लगा तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर कालीमंतन प्रांत बनाए। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, कालीमंतन प्रांत बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में राजधानी कालीमंतन प्रांत है। बात करते हैं हवाई, जो हवाई द्वीप है राजधानी की होनोलुलु। होनोलुलु राजधानी है हवाई द्वीप की। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो मनीला है किस देश में स्थित है? मनीला, तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। आप सभी को पता होगा जो फिलीपींस है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और एक द्वीप समूह पर स्थित देश है, द्वीप समूह पर स्थित देश है। तो मनीला में वैसे आप पता होगा, मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी स्थित है फिलीपींस की राजधानी में। तो मनीला कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फिलीपींस। मनीला कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। तो ये क्वेश्चन था कि 14। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 115। तो 115 क्वेश्चन में है, लंदन में प्रातः 10-10:30 बजे समाचार प्रसारित किए जाए तो बगदाद जो कितने डिग्री देशांतर पर है? 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितने बजे प्रसारित होंगे? तो देखते हैं, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में। तो सॉल्यूशन भी अच्छे ही होगा। तो जैसे हम
पृथ्वी पर ऊपर से नीचे रेखा खींचते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। जो 0 डिग्री देशांतर है, इस पर एक शहर स्थित है लंदन। यदि हम इस 0 से पूरब की ओर बढ़ते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो यदि एक देशांतर क्रॉस किया हमने तो 4 मिनट बढ़ जाती है। दूसरा देशांतर क्रॉस किया तो 8 मिनट, तीसरा किया तो 12 मिनट। तो इस तरीके से हम क्रॉस कर जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है पूरब की ओर। यदि बात करें एक देशांतर पर 45 मिनट, एक देशांतर पर 40 मिनट का समय बढ़ता है। हमसे पूछा गया है 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय बढ़ेगा, तो 45 गुना 4 मिनट, तो कितना हो जाएगा 180 मिनट, अर्थात 3 घंटे का समय बढ़ जाएगा। यदि ये यहाँ पर 10 बजे प्रसारित हो रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये 3 घंटे का समय लेगा। 3 घंटे पहले प्रसारित, 3 घंटे मतलब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बजे है, 10:30 बजे है, तो यहाँ पर कितने 3 घंटे ऐड हो जाएंगे, तो 10:30 और 3 कितना हो जाएगा 1:30। तो यहाँ पर क्या समय होगा, 45 डिग्री पर 1:30। यदि लंदन में 10:30 बजे हो तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा 1:30। यहीं से पूछ लिया आप लोगों से, यदि यहाँ पर 10:30 बजे हो तो एक देशांतर पर क्या बजा होगा, तो 10:34, और 2 देशांतर पर 10:38, 3 देशांतर पर 10:42। तो इस तरीके से समय बढ़ता है और इसने पूछा है 45 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 3 घंटे समय बढ़ जाएगा, और 10:30 और 3 घंटे समय बढ़ा हुआ तो 1:30 का समय होगा। देखो बच्चों, एक ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन करते समय यदि पूरब की बात होती है समय बढ़ता है, यदि पश्चिम की बात होती है तो समय क्या होता है बच्चों, घटता है। यहीं से पूछते जाता आप लोगों से कि 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, तो हम क्या करते 8 मिनट का समय घटा देते, तो 10 बजकर कितना समय होता 10:22 का। तो यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं समय घटता है, 0 से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है और पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। और आपको पता होगा एक देशांतर 4 मिनट। तो इससे आप निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 115 रेलवे का क्वेश्चन है, नोट करना बच्चों इस टॉपिक को। और हमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखो, 16 में क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, विश्व की नहीं है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यदि बात करते विश्व की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी, नील। और किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 6650 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नोट करना 2 चीज, इसका उद्गम, विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम, और मुहाना
तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं मुहाने की, अर्थात जो किस सागर या किस महासागर में गिरती है, तो नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। याद रखना आप लोगों को, कहां पे गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, लंबाई 6650 किलोमीटर, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो एक क्वेश्चन था 116, समझ आ होगा बच्चों। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 117। 17 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 117 में है, भारत में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ किस राज्य में स्थित है? देखो आप आंसर जब दोगे जब आपकी क्वेश्चन समझ आएगा। समझ आने के लिए एक शब्द डाउटफुल है, सेल्फ। तो सेल्फ क्या होता है? इसको मग्न तट भी कहते हैं, मग्न तट। तो सेल्फ को हिंदी में मग्न तट कहते हैं। अरे मग्न तट क्या होता है आप देखते हैं। जैसे ये भारत का वो क्षेत्र है जो पानी से घिरा है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत नाम दिया जाता है। देखो भूमि का, महाद्वीपों का वो भाग जो पानी के अंदर होता है, महाद्वीपों का वो भूभाग जो पानी के अंदर होता है, जिसके ऊपर पानी होता है समुद्र का। इस साइड में क्या है? अरब सागर। महाद्वीपों का या भूभाग का वह भाग जो पानी के अंदर होता है, उसी भाग को क्या बोलते हैं? मग्न तट कहते हैं। मग्न तट पर पानी छिछला होता है, कम पानी होता है, क्योंकि महाद्वीपीय भाग है, ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा पानी इसके ऊपर आया हुआ है। तो ये पूछा गया है कि किस राज्य में, जो समुद्र से लगे हुए राज्य है, किस राज्य में ये मग्न तट सबसे ज्यादा है, सबसे चौड़ा है, अर्थात समुद्र का पानी सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य के तट पर स्थित है? तो अब देखते हैं। तो गोवा, तो गोवा जो राज्य है यहाँ पे पड़ता है, और इसके जो मग्न तट है वो काफी छोटा है। कर्नाटक यहीं पर स्थित है, तो इसका मग्न तट भी छोटा है। राजस्थान, देखो राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है, राजस्थान जलीय सीमा नहीं है, तो राजस्थान में मग्न तट भी नहीं है। तो ये तो होना ही नहीं है, नहीं होना है, नहीं। तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ता है, और महाराष्ट्र का जो मग्न तट है भारत में सबसे चौड़ा मग्न तट है। भारत में सबसे चौड़ा मग्न तट महाराष्ट्र का है। इसका सही आंसर क्या है? सी, महाराष्ट्र। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे। तो कौन थे? सभी बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का, न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे। तो देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में भी इन्होंने क्या दिया। गुरुत्वाकर्षण नियम, माना एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन ने कहा कि ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और कितने बल से आकर्षित करेंगे? वो बल होगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वो बल होगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थात वो बल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। r क्या है?
बीच की दूरी, वो द्रव्यमान वो बल गुरुत्वाकर्षण बल उनकी बीच की दूरी और उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा। यदि बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो ये पता है हमें, ये पता है, जी नहीं पता। तो जी के बारे में पढ़ते हैं। जी क्या है न्यूटन के अनुसार? तो जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की घात -11 और इसका मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। काफी एग्जाम में इसका मान और इसका मात्रक पूछा जाता है कि बताओ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका संबंध किससे है। तो आगे चलते हैं, हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करना बच्चों इसको। 119 क्वेश्चन है हमारा। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये भी पता होगा आप लोग, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। देखो जब घनत्व बढ़ता है तो आयतन क्या होगा? कम होगा। घनत्व बढ़ेगा, आयतन कम होगा। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पर कि 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम होता है जल का, लेकिन आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बढ़ते हैं घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन का रिलेशन नहीं पता होता हमें। तो आयतन उल्टा होता है घनत्व का, घनत्व बढ़ा आयतन कम हो गया। तो घनत्व अधिकतम है 4 डिग्री पर, तो आयतन सबसे कम होता है जल का। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 120, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 120 जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है, भारतीय संविधान है। ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर नहीं, लचीला। तो लचीला तो है लेकिन कठोर भी है। तो ऑप्शन कौन सही है? डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्योंकि अंशतः लचीला क्यों कहा गया इसको? देखो अंशतः लचीला कहने का मतलब है जो संसद है, संसद प्रावधानों को साधारण बहुमत से पारित करती है। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको हमारी संसद साधारण बहुमत से पारित करती है। तो इस कारण इसको लचीला कहा गया। कठोर क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनको संसद एक विशेष प्रक्रिया द्वारा पारित करती है।
कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनको हमारी संसद एक विशेष प्रक्रिया द्वारा पारित करती है। तो यदि इसको देखा जाए तो हमारा सिद्धांत क्या कठोर है, यदि इसको देखा जाए तो हमारा सिद्धांत क्या लचीला है। तो क्या हमारा सिद्धांत लचीला भी है और कठोर भी है। तो अब डेली की तरह, रोजाना की तरह 5 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो चलते हैं लेकर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? चंपारण सत्याग्रह में, अहमदाबाद आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह में, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर दे पाता है कमेंट्स बॉक्स में इन 5 क्वेश्चनों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के, बाबर के, हुमायूं के या जहांगीर के? तो ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। 124। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 8, 32, 18, 2। तो कमेंट्स बॉक्स में देना आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290, 310, 300 या 305? तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।